पिछली क्लास में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ रेट की बात कर रहे थे। उसमें सबसे पहला रेट हम लोगों ने एवरेज रेट देखा था। उतना बात तक आप लोगों को डेफिनेटली समझ आ गया होगा। अब एवरेज रेट के बाद हमारा दूसरा रेट आता है इंस्टेंटेनियस रेट। देखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, नाम से ही पता चल रहा है इंस्टेंटेनियस मतलब रेट एट ए पर्टिकुलर टाइम। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट ए पर्टिकुलर मोमेंट या एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो इसका डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे आप लोग कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, कि रेट मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, रेट मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर मोमेंट and it is obtained by drawing tangent at that moment and it is obtained by drawing tangent at that moment। और इंस्टेंटेनियस रेट का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास, ये होगा dc अपॉन dt माइनस प्लस। अब पूछोगे माइनस क्यों, है ना, माइनस किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, बिल्कुल सही, और प्लस किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, बिल्कुल सही। अच्छा, अब इंस्टेंटेनियस रेट तो हम लोगों ने समझ लिया। तीसरा रेट की भी बात करते हैं हम आप लोगों से। तीसरा रेट क्या है समझना, इसका नाम होता है इनिशियल रेट। क्या नाम होता है, इनिशियल रेट। नाम से ही पता चल रहा है शुरू में, है ना। तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनिशियल रेट बोलेंगे। तो लिखोगे इसके बारे में, रेट एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, रेट एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन that is at t is equal to 0, that is at t is equal to 0। तो दैट इज इनिशियल रेट का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास क्या होगा बताइए, dc अपॉन dt तो होगा, लेकिन कहाँ पे, t इज इक्वल टू 0 पे। समझ आ गया बात है, इनिशियल रेट इज इक्वल टू कितना होगा, dc अपॉन dt, कहाँ पे, एट t इज इक्वल टू 0 पे। अब देखिए, अब हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू इस दोनों रेट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम आपके पास एक ग्राफ लिखते हैं। देखिए, फ्रॉम कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ कैलकुलेट रेट एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। चलिए, ग्राफ है हमारे पास, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे हम लोगों को क्या करना है, इसका इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, रेट एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। बात समझिएगा कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, समझे आप इस बात को, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक ही टाइम पे अगर जो रेट निकालोगे उसका नाम क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट होगा। तो देखिएगा, t इज इक्वल टू 5 पे हम लोगों को रेट बोला, तो t इज इक्वल टू 5 पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ कर लिया आपने टेंजेंट। अब एक टेंजेंट का जो स्लोप होगा, यही स्लोप हम लोगों को क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस रेट बताएगा। तो देखिए, ये सपोज कर लेते हैं अल्फा है, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू कितना हो गया, देखोगे tan अल्फा इज इक्वल टू, ये लेंथ कितना 5, ये लेंथ कितना 10, और
यूनिट दिया हुआ है ना, सेकेंड। दैट इज कितना हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू 10 अल्फा, दैट इज 10/5, दैट इज 2 मोलर पर सेकेंड। क्लियर? मतलब कभी भी किसी भी ग्राफ से अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना हो तो इंस्टेंटेनियस रेट के लिए बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। जिस पॉइंट पे रेट की बात कर रहा हो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे आप लोग, जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही हमारा इंस्टेंटेनियस रेट होगा। और हमें जहां तक लगता है कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे इसको अच्छी तरह से। चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ C इज इक्वल टू 10 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर। देखिए C क्या है, कंसंट्रेशन, T क्या है, टाइम। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में वेरिएशन ऐसा है। तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। दूसरा, रेट एट t इज इक्वल टू 0। दैट इज क्या, t इज इक्वल टू 0 पे बताइए इसका मतलब क्या हो गया। t इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, इनिशियल रेट। बिल्कुल सही बात है। तो t इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, इनिशियल रेट। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो c इज इक्वल टू 10 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर है। तो यहाँ पे बताइए क्या निकालना पड़ेगा, dc अपॉन dt। dc अपॉन dt बताइए कितना हो जाएगा, 10 का डिफरेंशिएशन 0, t का डिफरेंशिएशन 1, दैट इज कितना हो गया 30 माइनस 10t। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोल रहा है, इंस्टेंटेनियस रेट कहाँ पे कैलकुलेट करना है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, यही बात ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन, dc अपॉन dt कहाँ पे कैलकुलेट करना है बोलिए, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। दैट इज कितना हो जाएगा, इसमें t का वैल्यू कितना पुट कर देंगे 2, 30 माइनस 10 इंटू 2, दैट इज 30 माइनस 20, दैट इज कितना हो जाएगा बोलिए 10 मोलर पर टाइम बोलिए। अब उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है, इनिशियल रेट, दैट इज क्या, dc अपॉन dt कहाँ पे, t इज इक्वल टू 0 पे, कितना हो जाएगा बोलिए 30 माइनस 10 इंटू 0, दैट इज कितना हो गया 30 मोलर पर टाइम। बोलिए क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को, जब भी कंसंट्रेशन टाइम एक्सप्रेशन दिया रहेगा या कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ दिया रहेगा तो टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। अगर एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो डिफरेंशिएट कर देंगे। समझ आ गया बात है। तो चलिए इस टाइप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए एक और क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, N2 plus 3H2 gives 2NH3, N2 plus 3H2 gives 2NH3। लिखना आप कि if rate of formation of NH3, if rate of formation of NH3 is 1.7 kg per hour, rate of formation of NH3 is 1.7 kg per hour, then calculate
then calculate rate of H2, then calculate rate of H2 in gram per minute. Calculate rate of H2 in gram per minute. ये क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल है, एडवांस में आ रखा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले एक बात बताइए आप यहाँ पे, अगर हम इस रिएक्शन को देखें और इस रिएक्शन को देखने के बाद आप लोगों से बात करें हम, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कितना बोलेंगे आप लोग? dx अपॉन dt, बिल्कुल सही, इज इक्वल टू माइनस dN2 बाई dt इज इक्वल टू माइनस 1/3 dH2 बाई dt इज इक्वल टू 1/2 dNH3 बाई dt। लेकिन ये एक्सप्रेशन ये रेट ऑफ रिएक्शन है, और रेट ऑफ रिएक्शन का हमने यूनिट बताया था, आप लोगों को याद करोगे क्या यूनिट बताया था हमने? मोलर पर टाइम, मतलब ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर पर टाइम, यही बात बताया था ना आपको? सॉरी मोल पर लीटर पर टाइम, है ना। अब यहाँ पे देखिए इसका यूनिट क्या दिया हुआ है? केजी पर आवर। इसका यूनिट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 है उसका यूनिट क्या दिया हुआ है? केजी पर आवर। तो सबसे पहले केजी पर आवर को किसमें कन्वर्ट करना होगा हम लोगों को, जिससे कि हम इस रिलेशन को यूटिलाइज कर सकें। एक बात बताइए, इस रिलेशन को आप यूटिलाइज करके बहुत आसानी से इस दोनों में रिलेशन निकाल सकते हो। ये हमें मालूम है और ये पूछ रहा है, तो देखा जाए तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपसे क्वेश्चन इतना ही चेक करने की कोशिश कर रहा है कि आप ये बात समझते हो कि नहीं कि हम रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है क्या होता है? मोल पर लीटर पर टाइम होता है, और यहाँ पे दिया क्या हुआ है? केजी पर आवर, और पूछ किस में रहा है? ग्राम पर मिनट में। समझ आया? तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस इसका यूनिट का कन्वर्जन है। आईटी ने यही क्वेश्चन एराइज किया कि भाई आपको समझ आता है कि नहीं कि इसके दोनों की यूनिट को ध्यान में रखो आप। तो सबसे पहला काम यहाँ पे इसमें dNH3 बाई dt है, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोगों को? मोल पर लीटर पर टाइम में, है ना। और यहाँ पे टाइम क्या रखना पड़ेगा? यहाँ पे मिनट में पूछा है इसका, और इसका दिया क्या है? आवर में, तो हम आवर को किस में कन्वर्ट करेंगे? मिनट में। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, इतना आप लोग नोट करो तब तक। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए हमें dNH3 रेट ऑफ NH3 ये दे रखा है कितना? 1.7 kg पर आवर। लेकिन हम लोगों को चाहिए क्या ये? बोलिए, मोल पर लीटर पर मिनट में, है ना। तो देखिए आप, ये सबसे पहला काम तो इसको 1.7 kg है, आप इसको किस में बदलोगे? ग्राम में, इंटू 10⁻³ ग्राम हो गया। और आवर को आप मिनट में बदल दो, डिवाइडेड बाई 60 हो गया, तो ये मिनट में हो गया। क्या अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं उसके साथ? जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ पार्टिकुलर स्पेसीज के बीच में रिलेशन है, क्या उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? बोलेंगे कि नहीं कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट क्या होना चाहिए? मोल पर लीटर पर टाइम होना चाहिए, है ना। यहाँ पे देखिए तो मोल पर लीटर पर टाइम नहीं है, क्या है? ग्राम पर मिनट है, नहीं कंपेयर कर सकते हम। अब बताइए आप लोग, ग्राम को मोल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? हमने मोल कंसेप्ट में बताया था इस बात को कि ग्राम को मोल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? मोलर मास से डिवीजन करने के बाद। तो चलिए इसके मोलर मास से डिवीजन करते हैं। मोलर मास किसका? अमोनिया का, क्योंकि अमोनिया का रेट निकाल रहे हैं आप लोग। तो मोलर मास किसका चाहिए हमें? अमोनिया का चाहिए, दैट इज 1.7 इंटू 10⁻³ अपॉन 17 और इंटू 60। अच्छा, अब ये किस में हो गया? 17 से डिवीजन कर दिया आपने। जब ही आपने 17 से डिवीजन किया, अब ये बताइए किस में हो गया? मोल पर मिनट।
लेकिन हमें चाहिए क्या, मोल पर लीटर। लेकिन अब हमें यहाँ पे वॉल्यूम तो नहीं मालूम ना। हम सपोज कर लेते हैं कि जिस कंटेनर में हम रिएक्शन करवा रहे हैं उस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, V है। अगर हम इसमें 1/V मल्टीप्लाई कर दे, मतलब V से डिवीजन कर दे, तो अब इसका यूनिट बताइए आप कितना हो जाएगा, मोल पर लीटर और पर मिनट। तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1.7 10 टाइम्स जाएगा, 00, यहाँ पे देखिए कितना आ गया, दैट इज 10/6V। और क्या यूनिट हो गया इसका, मोल पर लीटर पर मिनट। अब बताइए, अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं? अब बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल यूनिट आ गया ना इसका। क्या समझ आया? बिल्कुल यूनिट आ गया, दैट इज NH3 यूनिट के फॉर्म में आ गया। NH3 का रेट कितना हो गया, 10/6V मोल पर लीटर पर मिनट। क्या समझ आया? आप लोगों ने जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में गलत किया होगा, जस्ट दोनों को कंपेयर कर दिया होगा, है ना। विदाउट यूनिट का कन्वर्जन किए हुए दोनों को क्या कर दिया होगा आपने, कन्वर्ट मतलब कंपेयर कर दिया होगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन में। अब देखिए इतना बात नोट कर लिया आप लोगों ने, चलिए ठीक है। अब देखिए, अब यहां से देखिए, जो पहला हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन और डिफरेंट स्पीशीज के बीच में रिलेशन निकाले थे, देखिए तो क्या रिलेशन था हमारा, dx/dt इज इक्वल टू -dN2/dt इज इक्वल टू 1/3 -dH2/dt इज इक्वल टू 1/2 dNH3/dt। हम लोगों को तो बस इतना ही की जरूरत है, आगे ज्यादा लेकर क्यों चले। तो देखिए आप यहाँ से माइनस, हम लोगों को रेट ऑफ H2 पूछ रहा है, और H2 यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट है। तो क्या निकालना है हम लोगों को, -dH2 का वैल्यू निकालना है अपॉन dt। H2 का रेट मतलब -dH2/dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए 3/2। और dNH3/dt का वैल्यू हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, कितना, 10/6V। इतना बात हो गया ना। लेकिन इसका यूनिट बताइए क्या हो गया, इसका यूनिट मोल पर लीटर पर मिनट। क्या हो गया, मोल पर लीटर पर मिनट। समझ आ गया बात है। लेकिन हम लोगों को अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट लाया। हम लोगों को क्वेश्चन क्या बोला है कि इसको ग्राम पर मिनट में कन्वर्ट कीजिए। किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम पर मिनट में। तो चलिए, ये तो मोल है ना, मोल को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे बताइए। बिल्कुल, मोल को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे किसका मोलर मास, H2 का रेट बोल रहा है ना, तो H2 के मोलर मास से मल्टीप्लाई करके, दैट इज बताइए कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 10/6V, और इंटू ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। समझ आ गया। और ग्राम पर मिनट मतलब लीटर को भी नहीं रखना है, मतलब वॉल्यूम से भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बताइए वॉल्यूम कितना मानकर चले हम लोग, V। अब देखिए 3 2 जा 6, V से V कैंसिल, दैट इज कितना आ गया, 10/2 दैट इज 5, और ग्राम पर मिनट -dH2/dt इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 ग्राम पर मिनट। क्या समझ आ गया बात है। चलिए, तो देखा ना आप लोगों ने, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, जो पढ़ा था उसी का जस्ट एक एप्लीकेशन था। लेकिन बस इसमें चेंज क्या था, क्या ट्विस्टिंग था, केवल यूनिट का ट्विस्टिंग था इसमें। अब आप लोग हेडिंग बनाओगे, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, हेडिंग बनाइए, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला फैक्टर जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर देता है, वो सबसे पहला होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट।
जो सबसे पहला फैक्टर हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है वो कौन सा होता है भाई? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आया बात समझ में? कौन फैक्टर अफेक्ट करता है बोलो भाई? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब देखिए, सबसे अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका होता है? किस फेज में? गैसियस फेज में। उसके बाद किस फेज में होता है? लिक्विड फेज में। उसके बाद किस फेज में होता है? सॉलिड फेज में। आया बात समझ में? रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसके लिए होता है? गैस के लिए। उसके बाद किसके लिए होता है? लिक्विड के लिए। उसके बाद किसके लिए होता है? सॉलिड के लिए। लेकिन एक और बात यही पे समझ लो आप, होमोजेनियस मतलब समझ रहे हो क्या? जैसे सपोज कर लो ए बी रिएक्ट करके सी बनाता है, तो ए बी सी अगर तीनों सॉलिड हो जाए या तीनों लिक्विड हो जाए या तीनों का तीनों गैस हो जाए तो कहेंगे कि होमोजेनियस फेज हो गया। अगर एक कोई भी एक चेंज हो जाए या दो चेंज हो जाए तो हम कहेंगे कि वो क्या हो गया? हेट्रोजेनियस हो गया। मतलब तीनों का तीनों डिफरेंट फेज में रहे, है ना, कम से कम एक डिफरेंट फेज में रहे, दो सेम फेज में रहे तो क्या कहेंगे? हेट्रोजेनियस फेज हो गया। तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन होमोजीनियस का मैक्सिमम होता है किससे? हेट्रोजीनियस से। आया बात समझ में? रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा किसका होता है? होमोजीनियस का। कम किसका होता है? हेट्रोजीनियस का। समझ आ गया बातें? अच्छा, अगर हम इस दोनों को असेंबल करना चाहे तो बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? होमोजीनियस का ज्यादा होता है किसके? हेट्रोजीनियस से। और गैस का ज्यादा होता है, अगर हम कह दें कि हमारा सभी का सभी सब्सटेंस गैसियस फेज में है, मतलब होमोजीनियस गैसियस हो गया। यहाँ भी मैक्सिमम और यहाँ भी मैक्सिमम, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अगर हम क्वेश्चन पूछे आप लोगों को, रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम किसके लिए, तो हम कह सकते हैं ना कि होमोजीनियस हो जाए और क्या हो जाए? गैस हो जाए। मतलब होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। समझ आ गया बात है? होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या ये बात क्लियर हो गया आप लोगों को? बोलो दोस्तों। चलिए ठीक है। दूसरा लिखोगे सरफेस एरिया। इसी में नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का ही बात चल रहा है अभी। सरफेस एरिया, अब सबसे पहले कुछ इसमें नोट कर लेंगे। ऑन ब्रेकिंग सबस्टेंस, ऑन ब्रेकिंग सबस्टेंस into smaller pieces, on breaking substance into smaller pieces, surface area will increases, surface area will increases, hence rate of reaction increases। देखो, किसी भी सब्सटेंस को अगर रिएक्ट कराना हो, जैसे सपोज कर लीजिए कि हमारे पास यही पेन है, अगर हम इस पेन को रिएक्ट कराना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? इस पेन को स्मॉलर पीसेस में तोड़ना पड़ेगा। जब आप इसको स्मॉलर पीसेस में तोड़ दोगे तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा और इसका रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। दैट इज हम रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। समझ आ गया? चलिए, उसके बाद तीसरा बात देखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। अब कहोगे कि सर आपने ये बात क्या कह दिया? एक बात बताइए, कोई भी रिएक्शन क्यों होता है? बताइए, क्यों होता है कोई भी रिएक्शन? इसलिए होता है क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। तो रिएक्टेंट का स्टेबिलिटी जितना कम होगा वो क्या होना चाहेगा? कन्वर्ट होना चाहेगा प्रोडक्ट में। समझे आप इस बात को? तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट जितना कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। फिर इसी में हम बात कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल सही समझे आप, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट।
बताइए, प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करना है तो रिएक्टेंट का स्टेबिलिटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। समझ आ गया बातें। फिर देखेंगे फोर्थ फैक्टर इसमें होता है, लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड टू बी ब्रोकन एंड नेचर ऑफ बॉन्ड टू बी ब्रोकन। इस बात का मतलब समझिए, अगर एक बॉन्ड को तोड़ना है, टूटकर बहुत आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड को तोड़ना, अगर डबल बॉन्ड को तोड़ना चाह रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना चाह रहे हो और डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ से क्या समझा आपने, बताइए, यही बात समझाना आपने कि नंबर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड, इस पे भी डिपेंड कर रहा है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। सिंगल बॉन्ड होगा फास्ट होगा, डबल बॉन्ड होगा थोड़ा स्लो हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा और स्लो हो जाएगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ बॉन्ड टू बी ब्रोकन एंड नेचर ऑफ बॉन्ड टू बी ब्रोकन। तो ये रहा हमारा सबसे पहला फैक्टर, क्या, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं और वहाँ पे स्टडी करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पूरे केमिकल काइनेटिक्स में ही होता है। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टेंस, कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसीज, जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, इसी के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। थैंक यू।